जेमिनाई सेड, अध्याय 302, चौंकाने वाला बदलाव। सुहंद्रिता की बातों ने राघव और कृति दोनों को असमंजस में डाल दिया। वे उसकी बातों के पीछे छिपे अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ गए थे, जिससे परोक्ष रूप से यह पता चल गया कि सुहंद्रिता और अन्य लोग यहाँ क्यों थे। मूल रूप से वे क्रिम्सन वर्ल्ड परियोजना का हिस्सा थे और इसके लिए उन्होंने निश्चित रूप से एक बड़ी कीमत चुकाई थी। तुम इस क्रिम्सन वर्ल्ड के बारे में कितना जानती हो? राघव ने पूछा। मैं ज़्यादा नहीं जानती। मैं यहाँ केवल इसलिए आई क्योंकि मेरे पति मुझे यहाँ लाए थे। ये संगठन बहुत रहस्यमयी है। यहाँ मैंने जिस सबसे ऊंचे पद वाले व्यक्ति को देखा है वह जूलियस लिट नाम का एक गोरा व्यक्ति है जो अपने 40वें वर्ष में लग रहा था। उसी ने हमें माइसेलियल नेटवर्क के गुणों के बारे में बताया था और उसी ने हमें मतिभ्रम करने वाले बीजाणुओं स्पोर्स का अनुभव भी कराया था। बाकी सुहंद्रिता कोई मजबूत विचारों वाली महिला नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया वह अपने पति कृति के दूसरे चाचा महेश के कहने पर किया था। तो असली सवाल यह था कि उसके पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को यहाँ क्यों भेजा और खुद क्यों भाग गया। कृति, ये वास्तव में अच्छा है कि तुम अभी भी जीवित हो। सुहंद्रिता ने कृति की ओर देखा, उसका चेहरा दुख से भरा था। भले ही तुम्हारी चाची ने तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति ले ली हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो अंडरग्राउंड सिटी का कोटा सुरक्षित किया था वह हस्तांतरणीय है। चाहे वह डॉन सिटी काउंसिल की सदस्य बने या न बने, तुम्हारे पास अभी भी अल्फा स्क्वाड ग्रुप की उत्तराधिकारी और डॉन प्रोजेक्ट की एक वरिष्ठ सदस्य की पहचान है। तुम डॉन सिटी जा सकती हो। फीनिक्स मुख्यालय के अलावा वह शायद बची हुई सबसे सुरक्षित जगह है। तुम वहां जीवित रह सकती हो। ये सुनकर कृति राघव की ओर मुड़ी। ये सच है। मैंने सुना है कि डॉन सिटी अब खचाखच भरी हुई है और प्रवेश शुल्क आसमान छू रहा है। मेरी यह पहचान वास्तव में काम आ सकती है, राघव ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारी चाची और वेन परिवार के बाकी लोग शायद तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। उससे मेरा क्या लेना देना? क्या इस लड़की को उनकी मंजूरी की जरूरत है? कृति जमीन से थोड़ा ऊपर उठी, हाथ बांधकर गर्व से चुनौती देते हुए बोली। राघव धीरे से हंसा। ठीक ही तो है, ये लड़की अपने नंगे हाथों से एक ट्रक को कुचल सकती थी। इस तरह की अत्यंत दुर्लभ साइकोकिनेसिस क्षमता कयामत के इस दौर में धन या स्थिति से कहीं अधिक मूल्यवान थी। ठीक है, वह सुहंद्रिता की ओर मुड़ा। कपड़े पहन लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब सुहंद्रिता ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खामोशी से अपना सिर झुकाए बैठी रही। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, जेमिनाई सेड, मैं नहीं जाना चाहती। कृति ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अरे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम नहीं जाना चाहती? तुमने देखा कि क्या हुआ, कितने सारे लोग मारे गए। क्या तुम भी मरना चाहती हो? नहीं। सुहंद्रिता का चेहरा हताशा से भर गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे मरे नहीं हैं। मेरा बेटा मरा नहीं है। वह उस दुनिया में है। हम हर दिन साथ होते हैं। वह नकली नहीं है। राघव ने उसे देखा। वह निश्चित था कि वह बस अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ थी, या फिर वह माइसेलियम द्वारा बनाए गए भ्रम में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, एक बार जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये जगह पूरी तरह से अपनी ऊर्जा खो देगी। रोबोट द्वारा कोई रखरखाव नहीं होगा। लाइफ पॉड्स काम करना बंद कर देंगे। तुम्हारे भौतिक शरीर सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। क्या तुम निश्चित हो? ये सुनकर सुहंद्रिता की आंखों में डर की एक झलक दिखी, लेकिन जल्द ही उसका स्थान जुनून ने ले लिया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। नहीं, नहीं, एक बार जब मैं उस दुनिया में प्रवेश कर लूंगी तो मैं उसी दुनिया में रहूंगी। वह अचानक कृति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। कृति, मैं तुम्हारी दयालुता की सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इस दुनिया की नहीं रही। कृपया बस मुझे वापस जाने दो। कृति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाई, मैंने तुमसे कहा था ये सब नकली है, झूठ है। तुम यहाँ से निकलने में कामयाब रही हो और अब तुम जीवित रह सकती हो। क्या जीवित रहना बेहतर नहीं है? उसके इस आक्रोश ने राघव के चेहरे के भाव बदल दिए। वह चुप हो गया, सिर झुका लिया। उसके बिखरे हुए बालों ने उसके चेहरे को आधा ढक लिया था और उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हारा बेटा उस तरफ है। अगर तुम यहाँ रुकोगी तो मैं दुखी होऊंगा। मैं अभी भी अपने पिता को खोज रहा हूँ। अभी भी ढूंढ रहा हूँ, हमेशा ढूंढता रहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था। तुम उन कुछ गिने चुने परिचित लोगों में से एक हो जो मेरे पास बचे हैं। अगर तुम चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरा दिल टूट जाएगा। कृति, बस इस बार उसकी मदद कर दो। उसकी चाची होने के नाते। उसने फर्श पर घुटने टेकते हुए विनती की। उसका पूरा अस्तित्व जैसे खाली हो चुका था।
चाहे वह खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो या निराशा, अब कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पॉड के बाहर की दुनिया ही असली दुष्स्वप्न थी। जिस पल वह पॉड से बाहर कदम रखेगा, वह फिर से जाग जाएगा इस दयनीय परतंत्र दुनिया में। कृति अभी भी गुस्से में थी, लेकिन राघव की बातों ने उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। भले ही उन्होंने साथ में बहुत समय नहीं बिताया था, लेकिन वह राघव को इस तरह मौत चुनते हुए नहीं देखना चाहती थी। जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, मोहित ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गौर किया कि राघव की आंखों में धीरे धीरे सफ़ेद धागे भर रहे थे, जो डार्क इन्वेशन के कारण होने वाले आसन्न परिवर्तन के लक्षण थे। छोड़ो इसे, तुम पहले ही जीने की इच्छा खो चुके हो। अगर तुम रुकते भी हो, तो डार्क इन्वेशन जल्द ही तुम्हें एक ज़ोंबी में बदल देगा। तो ऐसा ही होने दो। उसके मानसिक बचाव के तंत्र ढह चुके थे। उसका शरीर टूट रहा था। उसकी मानसिक शक्ति कगार पर थी। इस पोलर नाइट के दौरान उसके जैसा व्यक्ति कुछ ही समय में ज़ोंबी बन जाएगा, जब तक कि उसे किसी ईरी क्यूब की सुरक्षा में जबरदस्ती इन्फिनिट ट्रेन में न खींच लिया जाए। लेकिन तब भी शायद वह उसे बचा ना पाए। वह एक बोझ बन जाएगा, अंतहीन शोक और आत्मदया में डूबकर पूरी टीम का मनोबल गिराएगा। बेहतर है कि उसे भ्रम में ही मरने दिया जाए, जहां वह खुशी खुशी अपने बेटे से मिल सके। राघव ने एक पल के लिए सोचा, शायद वह सुहंद्रिता के पॉड के पास एक छोटा रोबोट और एक एरे बैटरी छोड़ सकता है, जो उस जानकारी के बदले में होगा जो उसने प्रदान की थी। कृति ने ये सुना और बेबसी में एक लंबी आह भरी। जेमिनाई सेड। सुहंद्रिता ने देखा कि अब कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो वह धीरे धीरे उठी। वह लड़खड़ाई, खुद को संभालने की कोशिश की और धीरे से राघव और कृति के चेहरों पर अपनी नज़रें घुमाईं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उन्हें एक आभार भरी नज़र दी, पीछे मुड़ी, अपना हाइबरनेशन सूट उतारा और नग्न अवस्था में सक्रिय लाइफ पॉड की ओर चल दी। वह वहां लेट गई और अपनी आंखें मूंद लीं। पास ही खड़े राज और सुमी खामोशी से देख रहे थे, उनके चेहरों पर जटिल भाव थे। किसी कारण से सुहंद्रिता का ये निर्णय किसी जीवित बचे व्यक्ति की मृत्यु को देखने से कहीं अधिक भारी लग रहा था। कम आवृत्ति वाली सक्रियण गूंज। पहचान सत्यापित। सुहंद्रिता। 0 एलिमेंट आईडी 0403। लाइफ पॉड सक्रिय। वर्तमान शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। हृदय गति 62। जीवन रक्षक प्रणाली ऑनलाइन। लाइफ पॉड से आवाज़ गूंजी। ढक्कन धीरे धीरे बंद हो गया, जिससे वह पूरी तरह से सील हो गई। फिर पॉड परिवहन सुरंग में चला गया, हाइव छत्ते के आंतरिक भाग में उतरते हुए, जहां विशाल यांत्रिक भुजाओं ने उसे पकड़ लिया और एक खाली षटकोणीय माइसेलियम एक्सिस जोन में डाल दिया। ऊपर राघव, कृति और अन्य लोग खामोशी से देख रहे थे और आहें भर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी चेतना वास्तव में माइसेलियल नेटवर्क में अपलोड हो गई है? कृति ने आखिरकार पूछा। हो सकता है, राघव ने उत्तर दिया। लेकिन बात यह है, मानवता के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है, अंधकार को हराना। या तो इंसान खत्म हो जाएंगे, या हम अंधेरे की संस्थाओं को नष्ट कर देंगे। इसलिए हमारे लिए वे पहले ही मर चुके हैं। क्लैक क्लैक क्लैक। राघव पीछे मुड़ा और देखा कि रिया अपने मोबाइल टर्मिनल पर गंभीरता से कुछ टाइप कर रही थी। स्क्रीन पर सुहंद्रिता के लाइव पॉड के अंदर का फुटेज दिखाई दिया। मैंने इसमें एक ब्रेनवेव शून्य फ्रीक्वेंसी न्यूरल इंटरफेस जोड़ा है। अगर माइसेलियल कनेक्शन होता है, तो हम किसी प्रकार के मस्तिष्क तरंग हस्तक्षेप को पकड़ सकते हैं, उसने अपना सिर उठाए बिना ही समझाया। राघव जवाब देने ही वाला था कि उसने आगे कहा, पिछली निगरानी डेटा में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखा। आमतौर पर इस तरह की सुविधा निश्चित रूप से उस आवृत्ति की निगरानी करेगी। ये संदिग्ध है, इसलिए मैं इसे और करीब से देखना चाहती थी। उसने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा निरुत्साहित महसूस करते हुए बोला, ठीक है फिर, जारी रखो। रिया लैब में हमेशा ऐसी ही थी, संक्षिप्त, सटीक और पूरी तरह केंद्रित। कभी समय बर्बाद नहीं करती थी, और हर संभव तरीके से उसका ये गुण साफ दिखाई देता था। जैसे ही राघव ने ये कहा, हर कोई दंग रह गया। रजिता और भी अधिक डरी हुई थी, सिर्फ उस दृश्य की कल्पना करने से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बिल्कुल नहीं, भाई राघव, वह घबराहट में चिल्लाए। कृति ने अपने कूल्हों पर हाथ रखे और गर्व से राघव की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये तुमने कहा था। राघव ने जल्दी से अपना गला साफ किया और खांसा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, उस बात पर मत जाओ। वह सोने से पहले सोचने वाला विचार तो बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ वह एक नई G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन स्थापित करने के लिए कैरेज नंबर 5 की ओर बढ़ गया। ही टिल्डा, जेमिनाई सेड। कृति विजयी भाव से मुस्कुराए। राघव को निरुत्तर कर वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी।
जैसे ही वह जाने लगा, कृति अचानक उसके पास पहुंची और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अरे मैंने सुना है कि पुराने ज़माने के सर्विस टाइप रोबोट वास्तव में व्यापक होते थे, यहाँ तक कि उनमें साथी वाले फीचर्स भी होते थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अतिरिक्त किट भी शामिल कर दूं? ये लड़की वास्तव में जानती थी कि उसे कैसे उकसाना है। उसे राघव को असहज होते देखना बहुत पसंद था, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब राघव अचानक रुक गया, एक जानकारों वाली मुस्कान के साथ मुड़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। किट, तुम्हें पता है कि मुझे कुछ भी बनाने के लिए ब्लूप्रिंट स्कैन की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ो, मुझे दिखाओ। कृति की मुस्कान जम गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह और राघव एक ही तरह की किट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और वह वहीं भड़क उठी। राघव, अगर बाद में समय मिला तो मैं देख लूंगा, अभी भागना होगा, उसने कहा और उसके गुस्से से बचते हुए तेजी से निकल गया। जब वह कैरेज नंबर 5 पर पहुंचा तो राघव सीधे काम में जुट गया। उसने जगह खाली करना और रेलगन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी योजना इन्फिनिट ट्रेन को 1130 सीज इकाइयों और एक G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से लैस करने की थी। इससे उनकी मारक क्षमता दोगुनी हो जाएगी। YJ3 एंटी एयर कैनन के जुड़ने के साथ 16 डिब्बों वाली यह ट्रेन एक बड़ी ताकत बन जाएगी। एक बार जब सन ट्रेन जुड़ जाएगी तो हमें शायद कुछ डिब्बों में फेरबदल करना पड़ेगा, वह बुदबुदाया। वह एक खाली जगह पर बैठ गया, अपना हाथ उठाया और रेलगन के अत्यधिक ऊर्जा वाले कैपेसिटर्स बनाना शुरू कर दिया। जिलान सिटी में पूरी ट्रेन के एकीकृत विद्युत तंत्र को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका था। अब उसे बस कैपेसिटर को सही ढंग से प्लग करना था और वे बिना किसी रुकावट के काम करने लगेंगे। अब हमारे पास 2 परमाणु संचालित लोकोमोटिव हैं, एक जेमिनी 11R 290 मेगावाट और एक अल्फा स्क्वाड ग्रुप इंडस्ट्रियल 200 मेगावाट। 3 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, 2 वेलोंग क्लास, एक RG10A और मेरा वेल 03E गैस टर्बाइन लोकोमोटिव। कुल 6 संचालित इंजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन 1130 CIWS YJ03, इलेक्ट्रिक ब्लेड आर्मर, आर्क पल्स रेजोनेटर्स, रिसर्च और मेचा कैरेज और 100 से अधिक पावर सूट चार्जिंग, साथ ही अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्लाज्मा बीम कटिंग एरे, स्वचालित बुलेट प्रेस और भारी बिजली खपत वाले ड्राइव सिस्टम जिन्हें वह स्थापित करने की योजना बना रहा था। हाँ, ऊर्जा की मांग रिकॉर्ड तोड़ थी। हालांकि 2 परमाणु बिजली वाले डिब्बे पर्याप्त बिजली पैदा कर सकते थे, फिर भी उन्हें वोल्टेज को स्टोर और संतुलित करने के लिए कई इलेक्ट्रिक डिब्बों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से राघव को अब पूरी ट्रेन को मैन्युअल रूप से चलाने के लिए अपने मैकेनिकल हॉर्ट पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। सभी 27 डिब्बों को नियंत्रित करना अब उतना आवश्यक नहीं रह गया था। हम RG10A को सबसे आगे रखेंगे, ठीक गैस टर्बाइन के पीछे पहले की तरह। कर्षण के लिए उतना पर्याप्त होगा। लेकिन जो बात उसे वास्तव में परेशान कर रही थी वह थे 2 परमाणु लोकोमोटिव। उनमें से किसी में भी हेड एंड कपलंग की सुविधा नहीं थी, जिसका अर्थ था कि दोनों को पीछे रखना होगा। फिर भी राघव उन्हें अलग अलग रखना चाहता था ताकि दोनों एक साथ नष्ट न हों। काफ़ी सोचने के बाद केवल एक ही योजना बची थी, परमाणु इंजनों को विभाजित करना, एक आगे और एक पीछे, प्रत्येक को कर्षण और ऊर्जा भंडारण के लिए वेलोंग या अर्ग-10A के साथ जोड़ा जाए। इसका मतलब था कि उसे अपने मूल वेल 03E गैस टर्बाइन को सेवामुक्त करना होगा। धत्तेरे की, इसे छोड़ना मुश्किल है। उसने यह इंजन तब बनाया था जब भोपाल शहर में उसका मैकेनिकल हॉर्ट अभी लेवल 1 पर था और उसने सबसे बुनियादी पुर्जों का उपयोग किया था। इसने उसे ज़ोंबी झुंडों को चीरने, अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 की सुरंग पर चढ़ने, क्लाइंबिंग एलिवेटर को चार्ज करने और बर्फीले मैदानों को पार करने में मदद की थी। हालांकि अपनी क्षमता का उपयोग बंद करने के बाद से इसका आउटपुट कम हो गया था, लेकिन यह उसका वफादार साथी रहा था। एक मैकेनिकल एबिलिटी यूजर होने के नाते वह इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शायद एक बार जब वे इस पोलर नाइट से गुजर जाएंगे तो वह इसे बैकअप के रूप में सबसे पीछे लटका देगा। इन दिनों उसके पास मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे उसने काम किया, उसकी मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, जो अब लेवल 5 पर थी, ने सब कुछ तेज कर दिया। हेंगशान पास के दिनों की तुलना में ये बहुत आसान था। 2 घंटे से थोड़े अधिक समय में अधिकांश कैपेसिटर एरे बनकर तैयार हो गए और 1.5 घंटे बाद कैरेज नंबर 5 की छत से एक नई G3 रेलगन धीरे धीरे ऊपर उठी। जैसे ही उसने मुख्य तोप का काम पूरा किया और सिस्टम डायग्नोस्टिक की तैयारी की, उसने गौर किया वह अकेला था। फायर ब्रो प्रोजेश कहाँ था? कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह प्रोजेश के कमरे की ओर गया। खाली, बिल्कुल साफ। चाय की मेज पर एक पुराने जमाने का संदेश रिकॉर्डर रखा था। कुछ तो गलत था।
उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी मैकेनिकल क्षमता से उसे दूर से ही सक्रिय कर दिया। डिवाइस से चरचराहट की आवाज़ आई और फिर प्रोजेश का संदेश बजने लगा। भाई राघव, भाई राज, इन्फिनिट ट्रेन के सभी लोग, कृपया बिना बताए जाने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं माइसेलियम टॉक्सिन्स विषाक्त पदार्थों से संक्रमित हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आप सभी को खतरे में नहीं डाल सकता, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं पूर्व की ओर जाना जारी नहीं रख सकता। इसलिए मैं अकेले जा रहा हूँ, रास्ते की रक्षा करने के लिए और अपनी बची हुई पूरी ताकत झोंकने के लिए। राघव का चेहरा काला पड़ गया। प्रोजेश संक्रमित था, ये कैसे संभव था? इसके कोई संकेत नहीं मिले थे और पूरी यात्रा के दौरान कृति का साइकोकिनेसिस बैरियर सक्रिय था। फिर उसे याद आया सुरंग की कीटाणुशोधन प्रक्रिया के दौरान वह समय जब फायर ब्रो अकेले बाहर गया था। धत, सच्चाई का एहसास उसे बुरी तरह झकझोर गया। बेबसी और गुस्से के मिले जुले भाव ने उसे अभिभूत कर दिया। उसने अपना कम्युनिकेटर उठाया और फायर ब्रो को कॉल करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, रिया की आवाज़ आई। राघव, एक समस्या खड़ी हो गई है। जीरो एलिमेंट सेंटर में रिया देख रही थी कि कैसे सुहंद्रिता का पूरा सिर माइसेलियम द्वारा निगला जा रहा था। उसकी थीटा बैंड मस्तिष्क तरंगें अजीब पैटर्न में उछल रही थीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बैकअप उपाय से माइसेलियल नेटवर्क के वास्तविक रहस्य का पता चल जाएगा। बोलो, राघव की आवाज़ कम्युनिकेटर से तीखेपन के साथ गूंजी। जेमिनाई सेड। राघव की मस्तिष्क तरंगों और माइसेलियम कनेक्शन के बीच आवृत्ति 6 का हस्तक्षेप हो रहा है, रिया ने समझाया। इसका मतलब है कि माइसेलियम से जुड़ना उन मतिभ्रम पैदा करने वाले बीजाणुओं के साथ जो हुआ था, उससे बहुत अलग नहीं है। भले ही सेरिबेलम उपयोगकर्ता की अपनी चेतना से भ्रम पैदा कर रहा हो, माइसेलियम उन्हीं न्यूरोनल मार्गों के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। मुद्दे की बात पर आओ। प्रोजेश ने अपना चश्मा ठीक किया और उस विशाल हाइव संरचना को निहारा। वह माइसेलियल नेटवर्क निश्चित रूप से लोगों की चेतना का दोहन कर रहा है, और उससे भी बढ़कर ये सक्रिय रूप से उनके तंत्रिका पैटर्न को पुनर्गठित कर रहा है। ये पैटर्न व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचनाओं से मेल खाता है। इसका मतलब है माइसेलियम इंसानी दिमाग का इस्तेमाल गणना करने वाले प्रोसेसर के रूप में कर रहा है। दूसरे शब्दों में, पूरा नेटवर्क इंसानी विचारों को पहचानने में सक्षम हो सकता है, राघव के विचारों को भी। धड़ाम, जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, भूमिगत सुरंग में एक जबरदस्त कंपन हुआ। हवा में धूल भर गई। उस झटके ने जॉइंट ट्रेन पर आराम कर रहे सभी लोगों को जगा दिया। हथियार उठा लिए गए। संचार चैनल शोर से भर गए। क्या हुआ? क्या हम पर हमला हुआ है? क्या ये भूकंप है? दूसरी ओर पूनम भी जाग गई। अपनी सहज प्रवृत्ति पर चलते हुए उसने अपना ब्लैक हॉक आर्मर पहना और राघव से संपर्क किया। राघव, क्या हो रहा है? अभी यकीन से नहीं कह सकता, राघव ने कृति के साथ सुरंगों में दौड़ते हुए कहा। टीचर पूनम, सभी काफिलों को अलर्ट करें, निकासी के लिए तैयार रहें। समझ गई। भाई डैनियल, बहन अनुष्का, मेट्रो सुरंग की जांच करें, हमें पीछे हटने की जरूरत पड़ सकती है। राघव ने ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 को संदेश भेजा। जवाब तुरंत मिला। डैनियल, अनुष्का, जोकर काफिले के राजू, गौतमी, मोनिका क्वीन की मोनिका, ब्रिजेश, दीपिका और 1 दर्जन से अधिक काफिले के नेताओं को आपातकालीन अलर्ट प्राप्त हुआ। हर डिब्बे में गलियारों से दौड़ने वाले कदमों की आवाज़ आने लगी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन गूंजने लगे। 15 किलोमीटर लंबी ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक शांत धात्विक क्लिक के साथ लिमिटर्स हट गए। बाहर निकलो, लिमिटर्स हटाओ, रिएक्टर गर्म हो रहे हैं, पावर बढ़ाओ। हथियार स्टेशन, गनर अपनी पोस्ट पर तैनात हों। इस बीच राघव और कृति जीरो एलिमेंट सेंटर की ओर भागे। तो रिया जो कह रही है वह ये है, माइसेलियम इंसानी दिमाग को प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और चेतना को भी पढ़ रहा है। कृति ने थोड़ा विचलित होते हुए पूछा। उसने अभी तक डायना का ओवरराइड भी पूरा नहीं किया था। राघव ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। उसने यिजिन बैंक वॉल्ट और पास की सड़कों के निगरानी फीड पर नज़र डाली। वहाँ अभी भी शांति थी। अभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिया सही है तो हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। वह भूकंप सामान्य नहीं था। अब कहाँ जाना है? राघव ने अपने दांत भींचे। हमें फायर ब्रो को ढूंढना होगा। उसी क्षण यिजिन बैंक की इमारत के ऊपर प्रोजेश छत के किनारे से सटकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र नीचे अंधेरी सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके कान अजीब फुसफुसाहटों से भरे थे, जैसे हर गली और साए वाले कोने में अनगिनत बेनाम चीज़ें छिपी हों। ऊपर आसमान में बादलों के बीच से अजीबोगरीब टेंटेकल्स तंतु अंदर बाहर हो रहे थे। शहर को ढकने वाला घना काला चिपचिपा कोहरा पहले ही कम होने लगा था।
जब प्रोजेश ने ऊपर देखा तो वह स्काई मशरूम टॉवर की ऊंची परछाई और ऊपर विशाल क्राउन ऑफ शैडोज को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। हर तरफ राक्षस भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, वह बुदबुदाया। अपनी कॉलर को नीचे खींचते हुए उसने अपनी उंगली के पो से एक ज्वाला जलाई। उसकी छाती और गर्दन पर नीले रंग का मायसेलियम त्वचा के बड़े हिस्सों पर पहले ही फैल चुका था। उसने एक लंबी ठंडी आह भरी। प्रोजेश ने एक कम्युनिकेटर उठाया और पुष्टि की कि सिग्नल अभी भी सक्रिय था। फिर जब करने के लिए कुछ और नहीं बचा था तो वह तिजोरी से मिले एक सोने के ब्रेसलेट को जलाना जारी रखने लगा, जो पहले कीचड़ में लथपथ था पर अब साफ हो चुका था और नाचती हुई ज्वाला के नीचे धीरे धीरे लाल हो रहा था। वह किसी भी चीज से ज्यादा ऊब महसूस कर रहा था। राज से बात करने के बाद प्रोजेश ने इन्फिनिट ट्रेन छोड़ने का फैसला किया था। उसे डर था कि उसके शरीर पर मौजूद मायसेलियल बीजाणु दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, और एक ब्रेकर थ्रू लेवल की क्षमता वाले उपयोगकर्ता के रूप में उसे इस बात का डर था कि उत्परिवर्तित होने के बाद वह क्या बन जाएगा और टीम के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। इसलिए वह चुपचाप खिसक गया, जीरो एलिमेंट सेंटर के ऊपर की छत पर चढ़ गया और अब अकेला पहरा दे रहा था, ट्रेन की निगरानी कर रहा था और शांति से मायसेलियम द्वारा खुद को निगले जाने का इंतजार कर रहा था। फ्लिक फ्लिक, अंधेरी छत पर छोटी छोटी लपटें नाच रही थीं। वे कहते हैं कि असली सोना आग से नहीं डरता, और मैं इस चीज को कब से जला रहा हूं लेकिन ये पिघल ही नहीं रहा। लगता है कि मेरा अपना कौशल भी अब कमजोर पड़ रहा है, उसने कड़वी मुस्कान के साथ आधे मजाक में कहा। जैसे ही उसने धीरे धीरे काले पड़ते ब्रेसलेट को निहारा, हवा में एक हल्का कंपन महसूस हुआ। वह तुरंत तनकर बैठ गया, उसकी आंखें तेजी से स्काई मशरूम टॉवर की काली रूपरेखा की ओर मुड़ी। दूर से उसने देखा विशाल ऊर्जा तंतु टॉवर के जटिल जड़ तंत्र के माध्यम से उमड़ रहे थे और धड़कती हुई नसों की तरह ऊपर मौजूद विशाल मशरूम की टोपी की ओर बढ़ रहे थे। और ठीक वैसे ही वह विशालकाय टोपी, जिसका व्यास 2 किलोमीटर था, कांप उठी। प्रोजेश खड़ा हो गया, उसका चेहरा ठंडा और केंद्रित था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और धीमी आवाज में लगभग श्रद्धा के साथ कहा, चलो अब, दिलचस्प है, मैं कसम खा सकता हूं कि मुझे देखा जा रहा है। एक कमबख्त मशरूम के द्वारा। अध्याय 303, अलविदा भाई हुआ। फायर ब्रो, तुम कहाँ हो? राघव की आवाज़ कम्युनिकेटर से गूंजी। अचनेरा की एक इमारत की छत पर खड़े प्रोजेश ने उसकी आवाज़ सुनकर एक लंबी आह भरी। उसने अपना कम्युनिकेटर उठाया और उत्तर दिया, भाई राघव, मुझे शहर में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई है। यह उस फंगल टॉवर में हो रहे बदलावों से संबंधित हो सकता है। यह एक अपशकुन है। तुम लोगों को खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। यह आसमान, मुझे डर है कि यह बदलने वाला है। क्लाइंबिंग एलिवेटर के अंदर कृति और राघव दोनों के चेहरे गंभीर थे। वह आखिर कर क्या रहा है? उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वह मायसेलियम द्वारा संक्रमित हो गया है? अकेले हीरो बनने की कोशिश कर रहा है क्या? कृति, जिसे आमतौर पर प्रोजेश के चुने हुए व्यक्ति वाले ड्रामे के लिए उसे चिढ़ाना पसंद था, अब गहरी चिंता से भरी हुई थी। राघव का चेहरा सख्त था। डायरेक्टर रिया ने कहा कि जीरो एलिमेंट सेंटर के सर्वाइवल पॉड्स में मायसेलियम आइसोलेशन सिस्टम अलगाव प्रणाली है। अगर हम समय पर पहुंच जाते हैं तो शायद फायर ब्रो को बचाने का यही एकमात्र तरीका होगा। कृति ने सिर हिलाया। वह एक एबिलिटी यूजर है, उसके पास सामान्य लोगों की तुलना में अधिक प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, है ना? लेकिन ये केवल उसका अंदाजा था। इस मोड़ पर उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उनका एकमात्र रास्ता यही था कि वे सब कुछ दांव पर लगाकर फायर ब्रो को वापस लाएं। क्लैंक, धात्विक आवाज। तिजोरी का फर्श एक बार फिर खुल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के कृति ने राघव को पकड़ा और तेजी से बाहरी हिस्से की ओर निकल पड़ी। मेरा कम्युनिकेटर रिले केवल इसी इमारत के आसपास स्थापित है। वह ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। समझ गया। दोनों हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे बैंक से बाहर निकले, राघव के लोन वोल्फ एस पावर आर्मर के थर्मल सेंसर रडार ने तुरंत छत से एक सिग्नल पकड़ लिया। वह ऊपर है। वूश! वे तेजी से ऊपर चढ़े और जल्द ही अचनेरा बैंक टावर की छत पर पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रोजेश को किनारे पर खड़ा देखा। वह गर्व से भरा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक थी, जैसे उसने पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो। जब प्रोजेश ने राघव और कृति को आते देखा तो उसके भाव बदल गए। उसने तुरंत उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया। भाई राघव, पीछे रहो। मेरे शरीर का मायसेलियम हर चीज के आर पार चला जाता है। इस पर आग का भी कोई असर नहीं होता। अगर मैंने तुम लोगों को भी संक्रमित कर दिया तो मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगा। अरे! कृति आगे बढ़ी और झिड़कते हुए बोली,
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी किस्मत में ऊपर उठकर देवता बनना लिखा है? तो क्या अब एक समस्या आए और तुम खुद को खत्म करने के लिए तैयार हो गए? तुमने हमसे पूछा तक नहीं, डायरेक्टर रिया से बात तक नहीं की। शायद हमारे पास कोई रास्ता हो। हमारे पास अभी भी फुल सपोर्ट मेडिकल पॉड है। तो अभी असल स्थिति क्या है? ये कितना बुरा है? राघव ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। प्रोजेश ने धीरे से आह भरी और अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। मैं मरने से नहीं डरता। मैंने देखा है कि माइसेलियम से संक्रमित लोगों का क्या होता है। ये लाइलाज है, कवक फंगस से ढकी एक लाश बनकर सड़ने के बजाय। मैं चाहूंगा, बजाय क्या? राघव ने भौहें सिकोड़ी। हमने अभी जीरो एलिमेंट सेंटर में एक महिला को संक्रमण से बचते देखा है। वह तो सिर्फ एक सामान्य इंसान थी। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम एक महिला से भी कमजोर हो? बिल्कुल, बस हमारे साथ वापस चलो। बहन रिया के पास कोई समाधान हो सकता है। कृति ने उसे घबराहट में उकसाया। राघव की बातों ने प्रोजेश की आंखों में हलचल पैदा कर दी, लेकिन उसने तुरंत एक चुनौतीपूर्ण नज़र के साथ जवाब दिया। बहुत देर हो चुकी है। तुमने देखा है, माइसेलियम मेरे अंदर से उग रहा है। मेरी आग की शक्तियां भी इसे जला नहीं सकतीं। उसने पास के क्राउन ऑफ शैडोज की ओर देखा और आगे कहा, तुमने पिछला संकट देख ही लिया है। शहर में अफरा तफरी अभी खत्म नहीं हुई है, और वह महिला सुहंद्रिता माइसेलियम से जुड़ी हुई थी। तुम्हारी लोकेशन, भागने के रास्ते, उन सभी का पता उन भयानक जीवों को हो सकता है। क्या तुम सच में ऐसा होते देखना चाहोगे? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? सुहंद्रिता ने हैरान होकर पूछा। उसके पास एक योजना है, लेकिन वह पूरी तरह सटीक नहीं है, रिया बुदबुदाई। कैसी योजना? कृति ने माथा से कोड़ा। प्रोजेश ने नाटकीय अंदाज में फंगल टॉवर की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी। जेमिनाई सेड, भाई राघव, काफिले को अचनेरा से बाहर निकालो। जब तुम पीछे हट रहे होगे तो मैं प्रलय की ज्वाला से उस शापित टॉवर को राख कर दूंगा, पूरे गंदे शहर को उड़ा दूंगा। इससे पास की हर ईरी एंटिटी वहां खींची चली आएगी, जिससे तुम्हें निकलने का रास्ता मिल जाएगा, और वह माइसेलियल नेटवर्क भी नष्ट हो जाएगा जिसने लाखों लोगों की जान ली है। लपटों में मरना, आसमानी आग से बुराई को मिटाना, क्या ये गौरवशाली नहीं है? हा 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 हा। राघव की आंखें टिमटिमाईं। उसने प्रोजेश की ओर देखा। तुमने सच में अपना मन बना लिया है, राघव? कृति घबरा गई। उसे लगा कि वह सुहंद्रिता की तरह फायर ब्रो को भी छोड़ने वाला है। प्रोजेश ने सिर हिलाया, फिर उन दोनों की ओर मुड़ा। उसके चेहरे के भाव कोमल हो गए। ईमानदारी के एक दुर्लभ क्षण में उसने राघव से कहा, भाई राघव, तुम लोगों के साथ यात्रा करना। कयामत शुरू होने के बाद से ये सबसे शांतिपूर्ण और स्वतंत्र एहसास था। चाहे हम कितने भी जीवन मरण के युद्धों से गुजरे हों, अगर किसी को मेरी ज़रूरत थी तो मैं वहाँ था। मैं सच में आभारी हूँ कि तुमने मुझे अपनी ट्रेन में जगह दी, मुझे एक साथी की तरह माना, मेरी सैनिकों का सम्मान किया, और यहाँ तक कि मेरे लिए एक खास चाय बनाने वाली मशीन भी बनाए। उसने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। मैंने यह बात पहले कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं क्रिम्सन वर्ल्ड की भूमिगत अनुसंधान सुविधा की एक एबिलिटी लैब से भागा था, ठीक रुबिना और बुबाई की तरह। मुझे ये भी याद नहीं कि मुझे कितनी गहराई में रखा गया था। 100 मीटर जमीन के नीचे, 200। मैंने दिनों का हिसाब खो दिया था। मुझे जो याद है वह ये कि वे प्रयोग कयामत से भी ज्यादा डरावने थे। तब से मैं फिर कभी किसी बंद जगह या जमीन के नीचे नहीं जाना चाहता था। और अब जब मैं मर रहा हूं तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मुझे नीचे दफनाया न जाए। शायद अंधेरा जल जाने के बाद मुझे फिर से सूरज की गर्मी महसूस होगी। राघव को आखिरकार समझ आया प्रोजेश को धूप सेंकना क्यों पसंद था। उसने क्लियरवाटर टाउन की भूमिगत लैब में जाने से क्यों मना किया था। वह सुरंगों में इतना अजीब व्यवहार क्यों करता था। वह अपने दम पर लैब से भागा था, बिल्कुल अकेला। भाई राघव, भाई राज से कहना कि मुझे खेद है, मैं अब उसका रूममेट नहीं बन सकता। मुझे रात में उसके हथियारों की आवाज़ों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और रजिता से भी कहना कि मुझे दुख है, प्रोजेश ब्रो अब उसे नया मैच मैक नहीं दिला सकता। टीचर पूनम, बहन सुमी, डायरेक्टर रिया को भी मेरा संदेश दे देना। उद्धरण चिन्ह ... और कृति। प्रोजेश उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसकी आवाज़ जिद्दी गर्व के साथ कांप रही थी। तुम एक काबिल प्रतिद्वंद्वी हो। तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात रही है, लेकिन मेरी आग कभी नहीं हारेगी। उसने अपना हमेशा का दिखावा छोड़ दिया। अब वह रो रहा था, लेकिन फिर भी दृढ़ और अडिग खड़ा था। कृति दुविधा में दिख रही थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी राघव ने अचानक उसे फुसफुसाते हुए कहा, कृति, इसे पकड़ो अभी।
तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के, कृति ने अपनी शक्ति का उपयोग करके रोते हुए प्रोजेश को वहीं जकड़ दिया। राघव अपने पावर आर्मर के साथ बिजली की गति से आगे बढ़ा। इससे पहले कि प्रोजेश कुछ समझ पाता, राघव ने उसकी शर्ट फाड़ दी और उसे जांचने के लिए इनबिल्ट बायोस्कैनर का उपयोग किया। जैसा कि अंदेशा था, प्रोजेश का ऊपरी शरीर और हाथ भयानक काले नीले धब्बों से ढके हुए थे। ये बेहद डरावना लग रहा था। भाई राघव, पीछे हटो, तुम भी संक्रमित हो जाओगे, प्रोजेश चीखा, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जेमिनाई सेड, लेकिन राघव स्कैन करने के बाद उलझन में लग रहा था। उसने फटी हुई शर्ट के टुकड़े का कुछ देर तक अध्ययन किया और फिर अपनी बाहें सिकुड़ी। उद्धरण चिन्ह ... भाई, क्या तुम्हारी इस थमल शर्ट का सिर्फ रंग निकल रहा है? प्रोजेश सुबकते सुबकते बीच में ही जम गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या? कृति तेजी से उड़कर आई, कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे गौर से देखा। हाँ, तुम्हें ये कचरा शर्ट मिली कहाँ से? यह उन सप्लाई में से है जो हमने उठाई थी, राघव ने शर्ट का निरीक्षण करते हुए उत्तर दिया। भूमिगत सुरंगें बहुत ज्यादा नम थीं। मैंने कल तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन इस चीज की क्वालिटी बहुत घटिया है। सच में, इस बकवास को देखो, तुम एक फफूंद लगी ककड़ी की तरह लग रहे हो। कृति ने उसके कंधे को रगड़ा और रंग का एक बड़ा हिस्सा छूटकर बाहर आ गया। हमें जो मिलता है हम वही इस्तेमाल करते हैं। उसे वह शर्ट पसंद थी, राघव ने कहा। पसंद थी? यह एक थमल शर्ट है, कोई युद्ध की वर्दी नहीं। भद्दी और घटिया क्वालिटी की। दोनों शर्ट को लेकर बहस करने लगे, जबकि प्रोजेश वहां पूरी तरह सन खड़ा था। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था और वह फटने ही वाला था। कृति, क्या तुम कृपया अब मुझे छोड़ सकती हो? प्रोजेश कांप रहा था, उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे। तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम उस फंगल टॉवर को उड़ा सको, कृति ने अपने कूल्हों पर हाथ रखकर कहा। प्रोजेश ने एक गहरी सांस ली और हठपूर्वक अपनी बात पर अड़े रहने की कोशिश की। हम तबाही का सामना कर रहे हैं। अगर हम पीछे हट रहे हैं तो फंगल टॉवर को उड़ाना अभी भी हजारों जीवित बचे लोगों के लिए सबसे अच्छा कदम है। राघव ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा पॉइंट है, लेकिन कैसा रहेगा अगर हम इसे तुम्हारे मरे बिना ही करें? जैसे, मुझे नहीं पता, एक टाइम बम बनाकर। ओह, ये काम करेगा। कृति की आंखें चमक उठीं। उद्धरण चिन्ह ... सच में? प्रोजेश निरुत्तर था। वापस जीरो एलिमेंट सेंटर में डायरेक्टर रिया पहले ही सभी मुख्य शोध डेटा की कॉपी बना चुकी थी। उसने कुछ सक्रिय मायसेलियम भी लिए जो अभी भी क्रिम्सन सदस्यों के सिर से जुड़े हुए थे, उन्हें प्लांटिंग आइसोलेशन पॉट में रखा और सुमी और राज के साथ तुरंत ट्रेन में लौट आए। आगे बढ़ो, सभी प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। शांत रहें, बिना आदेश के गोली न चलाएं। लाइटें बंद कर दो, सुरंग की बैरिकेड्स हटाओ। सुनो, हर कोई केवल इन्फिनिट ट्रेन के आदेश का पालन करेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के इंजन दहाड़ने लगे। ऊर्जा के एक विशाल तालमेल के साथ आपस में जुड़े हुए डिब्बे एक दूसरे को गति में खींचने लगे। ये 15 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड यूनाइटेड ट्रेन समय से पहले ही रवाना होने लगी। गड़गड़ाहट, वूश, खड़खड़ाहट। उसी क्षण मेट्रो स्टेशनों के चारों ओर जीरो एलिमेंट सेंटर की तिजोरी, क्रिम्सन फॉर्मा टॉवर और अन्य जगहों पर हाथ पैर फड़फड़ाती काली छायादार आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये ईरी एंटिटीज, भयानक संस्थाएं किसी चीज की ओर आकर्षित लग रही थीं, जैसे वे कोई गंध सूंघ रही हो, और उन्होंने पागलों की तरह जमीन खोदना शुरू कर दिया। बीप बीप बीप। जैसे ही ट्रेन गड़गड़ाहट के साथ दूर जाने लगी और उसकी रफ्तार बढ़ी, पूरे फंगल टॉवर की मायसेलियल परत हिंसक रूप से कांपने लगी। अब खाली हो चुके जीरो एलिमेंट सेंटर के अंदर लाइटें बार बार जलने बुझने लगीं। कांच की दीवारें चकनाचूर हो गईं और उनके टुकड़े नीचे हाइव कोर की ओर बारिश की तरह गिरने लगे। सर्वाइवल पॉड 0403 में सुहंद्रिता शांति से लेटी हुई थी। उसके सिर के पास की सिग्नल लाइटें आखिरी बार टिमटिमाईं और फिर बुझ गईं। उस अंतिम क्षण में ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रही हो। उसकी सांसें और दिल की धड़कन रुक गई। उसने चुपचाप इस निराशाजनक दुनिया को अलविदा कह दिया। ऊपर आसमान में राघव और कृति पूरी रफ्तार से फंगल टॉवर की ओर उड़ रहे थे और अपने पीछे पूरी तरह शर्मिंदा और खामोश फायर ब्रो को खींच रहे थे। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। उस बंदे की नब्ज तो चल रही थी, लेकिन किसी कारण से वह आध्यात्मिक रूप से मृत लग रहा था। खैर, फायर ब्रो जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए जो अभी अभी हुआ था वह मूल रूप से कयामत के दिन के बराबर था। लेकिन अब न तो राघव और न ही कृति के पास उसका मजाक उड़ाने की ऊर्जा थी। मौत से पहले की उसकी बेबाक ईमानदारी वाकई दिल को छू लेने वाली थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि उसके विचार ने राघव को एक ठोस योजना दी थी।
अब उसके पास अपनी पूरी ताकत झोंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वे फंगल टॉवर को उड़ा सकें तो शायद वे टीम को भागने के लिए पर्याप्त समय दे पाएंगे। उड़ते उड़ते राघव ने रास्ते में ही उच्च ऊर्जा वाले विस्फोटक हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स बनाना शुरू कर दिया और साथ ही नीचे की सड़कों पर नजर भी रखी। राघव, देखो, कृति अचानक चिल्लाई। उसने ऊपर देखा। वे फंगल टॉवर के काफी करीब पहुंच चुके थे और यह पहली बार था जब राघव ने इसे इतने करीब से देखा था। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। अरबों मायसेलियम तंतुओं ने टॉवर को एक विशाल पेड़ की तरह लपेट रखा था, जिनके अंदर डेटा केबलों की तरह लाल चमकदार रेखाएं धड़क रही थीं। आधार पर यह टॉवर हजारों मानव कवक संकरों हाइब्रिड्स से जुड़ा हुआ था। डायरेक्टर रिया ने जो कहा था उससे राघव को एहसास हुआ कि यह संभवतः मानव मस्तिष्क द्वारा संचालित एक सुपरकंप्यूटर था। यह क्या गणना कर रहा था? यह क्या महसूस करने की कोशिश कर रहा था? वह जितना इसके बारे में सोचता यह उतना ही डरावना होता जाता। उसी क्षण राघव ने दर्जनों उच्च ऊर्जा वाले टाइम बम तैयार कर लिए, जिनमें से प्रत्येक एक बख्तरबंद गाड़ी को पलटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह उसकी मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग दक्षता और फैब्रिकेशन सेंटर की उत्पादन क्षमता की अंतिम सीमा थी। वुशुश टिल्डर छाया के ताज के नीचे गरजती हवाओं में अनगिनत बीजाणु तैर रहे थे। उनके ऊपर टॉवर की कवक टोपियों के बीच से हवा सीटियों की तरह गुजर रही थी, जिनके झुर्रीदार निचले हिस्से लटके हुए समुद्री शैवाल के महासागर की तरह लग रहे थे जो अंधेरे में रेंग रहे थे। हवा में एक भारी दबाव भर गया था। राघव चिल्लाया, जल्दी करो, मैंने टाइमर सेट कर दिए हैं। बिखर जाओ और इन्हें अंदर फेंक दो। कृति ने सिर हिलाया और अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उन टाइम बमों को फंगल टॉवर के जड़ समूहों की ओर उछालना शुरू कर दिया। उन तीनों ने संरचना के चारों ओर घूमकर उसके आधार पर बमों को बिखेर दिया। इसी बीच शहर से विशाल छायादार आकृतियां करीब आने लगीं। बादलों से भरे आसमान से मुड़ते हुए भयानक तंतु टेंटिकल्स सर्पिल आकार में नीचे आने लगे। हमारा काम हो गया, चलो यहां से निकलें अभी। बम लगा दिए गए थे। वे सफल होंगे या नहीं ये किस्मत के भरोसे था, लेकिन एक बात तय थी, वे अंधेरे की नज़र में आने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जैसे ही आखिरी बम फेंका गया, कृति ने दोनों को पकड़ा और पूरी रफ्तार से पूर्व की ओर उड़ान भरी। भाई राघव, क्या आप वाकई नहीं चाहते कि मैं उन्हें आसमानी ज्वाला से प्रज्वलित करूं? प्रोजेश ने धीरे से पूछा। जरूरत नहीं है, समझ गया भाई राघव, चिंता मत करो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हजारों बार धन्यवाद। प्रोजेश का चेहरा शर्म और गुस्से से बिगड़ गया। उसकी आवाज़ प्रतिशोध से कांप रही थी। मैं कसम खाता हूँ, मैं वह शापित शर्ट फिर कभी नहीं पहनूंगा। अगर मुझे कभी पता चला कि वह कपड़ों की फैक्ट्री कौन चलाता था तो मैं उसकी हड्डियों को पीसकर। ठीक है, अब बहुत हुआ। देखो हम किस स्थिति में हैं। कृति ने उसकी ओर गुस्से और बेबसी भरी नज़रों से देखा। सच तो ये था कि वे पहले मौत की हद तक डर गए थे। शुक्र है कि वह वाकई में माइसिलियम द्वारा संक्रमित नहीं था। कृति ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर भी ये सोचकर कि वह कितना भावुक और दुखद व्यवहार कर रहा था, और वह भी सिर्फ एक सस्ती थमल शर्ट के रंग छोड़ने पर, वह मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सकी। अलविदा फायर ब्रो, स्वागत है ट्रैजिक ब्रो, दुखद भाई। धड़ाम, भूमिगत ट्रेन हिंसक शक्ति के साथ दहाड़ी और शहर की मेट्रो लाइनों में समा गई। 15 किलोमीटर लंबा ये फौलादी दैत्य सुरंगों को चीरते हुए आगे बढ़ा, जिससे पूरे अचनेरा में तीव्र कंपन होने लगा। सड़कों पर धूल उड़ने लगी, पटरियों से चिंगारियां निकलने लगीं। हर वेंटिलेशन शाफ्ट से संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर के झोंके बाहर निकलने लगे। इन्फिनिट ट्रेन पर सवार हर कोई खामोश और सतर्क था। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के कॉकपिट में डैनियल और अनुष्का कमान संभाले हुए थे। संग काफिले पर दीपिका बच्चों को दिलासा दे रही थी, जबकि ब्रिजेश और उसकी टीम पावर आर्मर पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। रही बात राजू की, तो वह अपने निजी डिब्बे में बड़े आराम से लेटा हुआ था। ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकलने का यह उसका पहला अनुभव था। ट्रेन ऊपर जाए, नीचे जाए या जहां भी जाए, उसका कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए चिंता करने जैसी कोई बात नहीं थी। वास्तव में ये काफ़ी अच्छा था। पूरी सेना एक ही काफिले में एक साथ जुड़ी हुई थी, न कोई अलग फॉर्मेशन, न ड्राइविंग, न ही रास्ता भटकने का डर। अगर वे पटरी से उतरते तो खैर, वे सब एक साथ उतरते। मोनिका क्वीन पर मोनिका कार नंबर 1 में शांति से बैठी थी, ट्रेन के सभी सिस्टमों की निगरानी कर रही थी और सैन्य सटीकता के साथ पीछे के डिब्बों को निर्देश दे रही थी। जेमिनाई सेड, रेड वाइन का एक गिलास उनके पास रखा था। आलीशान शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम, झटका सोखने वाली प्रणाली ने डिब्बे को लगभग पूरी तरह स्थिर रखा था। गिलास की वाइन में मुश्किल से कोई हलचल हो रही थी।
वह इन्फिनिट ट्रेन के आखिरी हिस्से को देख रही थी, जिसकी नज़रें वेइलोंग क्लास लोकोमोटिव पर जमी थीं और वह गहरे विचारों में डूबी थीं। यूनाइटेड ट्रेन भूमिगत सुरंग से बाहर निकली और शहर की बाहरी दर्शनीय रेल लाइन पर तेजी से दौड़ने लगी। इस बीच राघव, कृति और प्रोजेश मानसिक शक्ति के कवच के नीचे तेज हवाओं के सहारे पूर्व की ओर उड़ रहे थे। उन्हें ज़मीनी खतरों से बचना था, घने काले इलाकों से दूर रहना था और बादलों में उड़ने से परहेज करना था। एक भी गलत कदम और वे ईरी एंटिटीज की नज़र में आ सकते थे। इस पोलर नाइट के दौरान लेवल 1 का निशान भी राघव को आसमान में एक मशाल की तरह चमका देता। हर किसी की नसें तनाव से तनी हुई थीं। शुक्र है कि कृति की उड़ान की गति बेहद तेज थी। कुछ ही समय में वे अचनेरा को पीछे छोड़कर एक पहाड़ी घाटी में पहुंच गए। उनके आसपास की हवा शांत हो गई। उस दिशा में साल्ट मार्श गॉज नमक दलदल वाली घाटी है। पटरियां उपनगरीय ऊंची लाइन से यहां आनी चाहिए। कृति ने रात में पहाड़ों की एक धुंधली आकृति की ओर इशारा किया। वहां इतना अंधेरा क्यों है? बहुत अशुभ सा लग रहा है, प्रोजेश ने दूर रेलवे लाइन की ओर देखते हुए बुदबुदाया। हर जगह अंधेरा है, और जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है वहीं ये ईरी एंटिटीज हैं, राघव ने गंभीरता से कहा। अगर ट्रेन पर निशान लग गया है और हम फिर भी अचनेरा से बाहर निकल पाते हैं तो हमारे पास एक मौका है। सिर्फ तभी जब पटरियां सलामत रहें, कृति ने आगे कहा। हमें पोलर नाइट जोन से बाहर निकलने के लिए एक साफ रास्ते की जरूरत है। हम उम्मीद से पहले निकल गए। एबिस जोन नंबर 5 की विस्तार गति को देखते हुए अगर हम पूरी ताकत झोंक दें तो हमें 6 से 8 घंटों में पश्चिमी गोबी पहुंच जाना चाहिए। फिर अचनेरा दूर नहीं होगा। प्रोजेश ने उनकी गणनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस आगे टकटकी लगाए देखता रहा। नहीं, मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या वहां का आसमान कुछ ज्यादा ही काला है? उसके बार बार पूछे गए सवाल ने आखिरकार उन्हें ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। वाकई उत्तर पूर्व में एक नुकीले पहाड़ की आकृति थी और वह अपने आसपास के इलाके से कहीं ज्यादा काली थी। फिर उन्होंने और करीब से देखा। शशश वूश। कृति की गति धीमी हो गई, उसकी आंखें फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। राघव, राघव, क्या वह कोई इंसान है? सिर्फ वही नहीं, राघव और प्रोजेश के चेहरे भी पीले पड़ गए, क्योंकि उन सब ने उसे देख लिया था, वह पहाड़ जैसी दिखने वाली विशाल काली आकृति। जेमिनाई सेड, उसके हाथ थे, और फिर धड़ाम, जैसे ही उस चीज ने एक कदम बढ़ाया, सैकड़ों किलोमीटर तक एक गहरा कंपन फैल गया। पहाड़ कांप उठे, हवा के कण जैसे बिखर गए। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशालकाय मानव रूपी पर्वत अपनी भुजाएं हिला रहा हो और उनकी ओर एक अदम्य शक्ति का सैलाब उमड़ रहा हो। उसी समय नीचे घाटियों और वादियों में राक्षसों की एक विशाल लहर आगे बढ़ी, जैसे उन्हें कोई अदृश्य चरवाहा हाँक रहा हो। वे पहाड़ों पर चढ़ गए। उन्होंने कस्बों को कुचल दिया। एक काला सैलाब रात के अंधेरे में किसी जीवित भूस्खलन की तरह उमड़ पड़ा। कॉप्स शेफर्ड्स शवों के चरवाहे आ चुके थे। जेमिनाई सेड, अध्याय 304, नंबर 5, शिंग्युआन कॉप्स चेजर शवों का शिकारी। जब राघव ने पहली बार कॉप्स शेपर्ड शब्द सुना था, तब वह रामपुरहाट शहर में दिनेश संगठन द्वारा आयोजित एक बोनाफायर ट्रेड फेयर में गया था। उच्च ऊंचाई वाले कक्षीय रेल ऑर्बिटल रेल पर जाने के बाद उसने फिर कभी कॉप्स शेपर्ड को नहीं देखा था। लेकिन अब अधिक से अधिक जानकारी यह संकेत दे रही थी कि कॉप्स शेपर्ड अन्य अंधेरी संस्थाओं से अलग था। ये दिखने में मानव जैसा था। अंतर केवल इतना था कि वह एक विशालकाय दानव था, और वह अपने साथ डरावनी संस्थाओं की एक ऐसी लहर लेकर आता था, वे अज्ञात जीव जो असीम आतंक पैदा करते थे। इस दृश्य को देखकर राघव का दिमाग वापस सिंगूर शहर के उस समय में चला गया, जब पूरे शहर को ज़ोंबी की लहरों और भयानक जीवों ने निगल लिया था। वह भी निश्चित रूप से किसी कॉप्स शेपर्ड का आगमन ही रहा होगा। उस क्षण यजिन शहर के बाहर पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर आसमान में राघव, कृति और प्रोजेश जमीन पर चलते उस विशालकाय मानव रूपी साए को देख रहे थे, जो किसी डरावने चमत्कार की तरह करीब आ रहा था। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे। ये चीज़ क्या है? कृति की आंखें फटी रह गईं। इस नज़ारे ने उसे भोपाल शहर के आसमान में देखे गए उस भयानक दृश्य की याद दिला दी। उसका नन्हा चेहरा तुरंत मुर्दे जैसा सफ़ेद पड़ गया। देखने में तो ऐसा लगता है कि यह वही कॉप्स शेपर्ड है जिसके बारे में डायना ने हमें चेतावनी दी थी। राघव का चेहरा गंभीर था। इस चीज़ के बारे में उसे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये कम से कम एक एस क्लास अज्ञात संस्था रही होगी। प्रोजेश ने उस साए को घूरते हुए जल्दी से कहा, अच्छा नहीं है, ये हमारी ओर ही आ रहा है। वहीं से बाहर जाने वाला ट्रैक गुजरता है। ये सुनते ही राघव ने जूम करने के लिए तुरंत अपने पावर आर्मर के स्कैनिंग मोड को सक्रिय किया, और जैसा कि अंदेशा था, वह ऊंची रेल पटरी पर्वत श्रृंखला के साथ साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही थी। सत्यानाश!
अगर यूनाइटेड ट्रेन अभी बाहर निकलती है तो क्या वह सीधे उससे नहीं टकरा जाएगी? भाई धर्मेश, मिस पूनम, उस पल राघव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने पागलों की तरह कम्युनिकेटर का बटन दबाया, लेकिन यूनाइटेड ट्रेन अभी भी भूमिगत सुरंगों में तेज गति से दौड़ रही थी और ब्लैकआउट दूरी के कारण सिग्नल पहुंचना असंभव था। अब क्या होगा? कृति घबरा गई। राघव ने अपने दांत भींचे और उसकी नज़रों में दृढ़ता आ गई। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुद उसका ध्यान भटकाएंगे। उसके पास कोई और योजना नहीं थी। वह केवल सबसे बड़ा जोखिम उठा सकता था, उस आसमान छूती परछाई को लालच देकर दूर ले जाना और फिर हवाई कलाबाजी का उपयोग करके पोलर नाइट से बच निकलना। राघव जानता था कि यह लगभग एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन अगर पटरियां नष्ट हो गईं और यूनाइटेड ट्रेन उस कॉप्स शेपर्ड के पैरों के नीचे पटरी से उतर गई तो यह वास्तविक तबाही होगी। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और भारी मन से सिर हिलाया। उन्हें ये जोखिम उठाना ही था। चलो शुरू करते हैं। प्रोजेश ने एक गहरी सांस ली। एक पुरुष को हमेशा अडिग रहना चाहिए, मेरी ज्वालाओं को गौरव प्रज्वलित करने दो। धड़ाका। इससे पहले कि प्रोजेश अपना वीरतापूर्ण भाषण पूरा कर पाता, अचानक उनके पीछे यिजिन शहर में एक भीषण विस्फोट हुआ। वे सब एक साथ मुड़े तो देखा कि एक विशाल लाल अग्नि स्तंभ आसमान की ओर बढ़ रहा था। एक अजीब लाल ऊर्जा एक चमकते सफ़ेद गोले में बदल गई जो तेजी से फैल रही थी, जिसने 2 किलोमीटर चौड़ी फंगल कैप को रोशन कर दिया। फिर वह आग का गोला और फूला और अंततः उस विशाल कवच गुंबद को उड़ा दिया। भागो! राघव ने देखा कि क्या हुआ और तुरंत कृति को चिल्लाकर कहा। उसने एक टेलीकाइनेटिक बैरियर मानसिक कवच बनाया और वे तीनों कॉप्स शेपर्ड की विपरीत दिशा में तेजी से भागे। धड़ाम! 7वां विस्फोट हुआ। विशाल कवच गुंबद अचानक अंदर की ओर सिकुड़ गया और आसमान में फैलने वाले आग के बादलों में बदल गया। उस पल 7 किलोमीटर से अधिक चौड़ा एक मशरूम जैसा बादल आसमान में फट पड़ा। उस चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी ने रात को दिन में बदल दिया। अभी विकिरण का विस्फोट खत्म भी नहीं हुआ था कि एक विशाल शॉकवेव आघात तरंग जमीन को चीरते हुए निकली, जिसने ऊपर के बादलों तक को तितर-बितर कर दिया। मशरूम के आकार का वह अग्नि तूफान बाहर की ओर फैलने लगा। पूरा शहर एक जलते हुए लावा क्षेत्र की तरह सुलग उठा और जमीन की दरारों से सैकड़ों मीटर ऊंचे अग्निस्तंभ निकलने लगे। अपने चरम पर आग के जाल ने अचानक संकुचित होकर शहर की सारी ऑक्सीजन सोख ली। गड़गड़ाहट। उड़ते हुए राघव और अन्य लोगों से वह शॉकवेव किसी हथौड़े की तरह टकराई, जिससे वे हवा में बुलबुलों की तरह कई किलोमीटर दूर जा गिरे। कृति दर्द से कराह उठी और दांत पीसते हुए किसी तरह तीनों को स्थिर करने में सफल रही। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके आंतरिक अंगों पर हथौड़े से वार किया गया हो। वे बेहोश होने और खून की उल्टियां करने के करीब थे। जेमिनाई सैड। यिजिन शहर में आग की लहरें प्लाजा को केंद्र मानकर चारों ओर फैल गईं, जिससे कई किलोमीटर चौड़ा एक विशाल विनाशकारी गड्ढा बन गया। 1 दर्जन किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कें और इमारतें जमींदोज हो गईं और आग की लपटों में घिर गईं। शहर जल रहा था और धमाकों की गूंज अंतहीन थी। अंधेरी रात के साए में मौजूद वे सभी भयानक संस्थाएं पल भर में भाप बनकर उड़ गईं। यिजिन शहर आग का एक ऐसा समंदर बन चुका था जिसकी रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठा था। उसी समय जमीन के नीचे दौड़ रही यूनाइटेड ट्रेन को अचानक एक भीषण कंपन महसूस हुआ। सुरंग का फर्श किसी लहरदार नहर की तरह ऊपर नीचे होने लगा और धूल और मलबे के विशाल बादल नीचे गिरने लगे। इन्फिनिट ट्रेन पर सवार 30 से अधिक चालक दल के सदस्य दीवारों या फर्श से जा टकराए। बाकी ट्रेनों में अफरा तफरी मच गई, हर तरफ चीखें और दहशत थी। सुरंग ढह रही है, हम सब मारे जाएंगे, रुको मत, चलते रहो। क्या वह कोई उल्कापिंड था? भागो! जैसे ही 4000 से अधिक लोगों ने अपनी मौत को करीब महसूस किया, ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 आखिरकार सतह से बाहर निकली और दर्शनीय रेल मार्ग पर शामिल होकर आग की लपटों के बीच से आगे बढ़ी। शुक्र है कि अधिकांश लोगों ने सूट पहने हुए थे, जिससे गंभीर चोटें आने से बच गईं। उनके पीछे धंसती हुई जमीन ने कई डिब्बों को मिट्टी और मलबे के नीचे दबा दिया था, लेकिन चूंकि यूनाइटेड ट्रेन पहले ही अपनी पूरी गति पकड़ चुकी थी, इसलिए वे डिब्बे ठीक समय पर सुरंगों से बाहर खींच लिए गए। दूसरी ओर राघव और बाकी लोग, जो अभी भी धमाके के झटके से उबर रहे थे, हवा में मंडराते हुए उस विशाल मशरूम के आकार के बादल को देख रहे थे जो अब तक छंटा नहीं था। उनके चेहरे गंभीर थे। राघव ने उम्मीद नहीं की थी कि स्काई मशरूम टॉवर का विस्फोट इतना भयानक होगा। वे शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे, कम से कम 40 से 50 किलोमीटर दूर। अगर कृति का टेलीकाइनेटिक शील्ड न होता तो उनकी ब्रेकथ्रू लेवल की शक्तियां भी खत्म हो गई होतीं। ये धमाका किसी परमाणु बम से भी अधिक खौफनाक था। डर के मारे राघव को तुरंत यूनाइटेड ट्रेन की चिंता सताने लगी।
आग से रंगे आसमान के नीचे उसने दिशा खोजने की कोशिश की। भाई राघव, देखो, प्रोजेश, जो अब बिना शर्ट के था, अचानक चिल्लाया। जेमिनाई सेड। राघव और कृति ने मुड़कर देखा और पाया कि आग की रोशनी में कॉप्स शेपर्ड ने आखिरकार अपना भयानक रूप प्रकट कर दिया था। एक विशालकाय मानव रूपी आकृति जिसका सिर ऑक्टोपस जैसे तंतुओं से सजा था। रात के आसमान के नीचे वह अकथनीय रूप से विभत्स लग रहा था। वह पहाड़ की घाटियों के बीच खड़ा था, उसके तंतु धीरे धीरे छटपटा रहे थे। उसकी मम्मी जैसी खाल उसे किसी विकृत दुनिया के देवता जैसा बना रही थी। येजिन शहर में हुए धमाके के बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह विस्फोट स्थल की ओर मुड़ा। उसके शरीर के तंतु पागलों की तरह लहराने लगे, जिससे धरती हिला देने वाली एक गूंज पैदा हुई। फिर उसका विशाल पैर आगे बढ़ा। धड़ाम! कॉप्स शेपर्ड मुड़ गया और यूनाइटेड ट्रेन की पटरी से दूर जाने लगा। उसका हर कदम धरती को हिला रहा था, लेकिन तभी कुछ और भी अजीब हुआ। हर कदम के साथ उसका विशाल शरीर धुंधला होने लगा, मानो वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा हो, जब तक कि वह पूरी तरह गायब नहीं हो गया। वह गायब हो गया। प्रोजेश अविश्वास से देखता रह गया। उसने अभी अपनी बाल बाल बची जान का जश्न मनाना शुरू ही किया था कि उसने राक्षस को हवा में उछल होते देखा। राघव और कृति भी उतने ही दंग थे। इसकी कोई व्याख्या नहीं थी। राघव ने डर के मारे थूक घूंटा, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। आग की मध्यम रोशनी में उसने दूर ऊंची रेल पटरी पर एक फौलादी ट्रेन को तेजी से दौड़ते हुए देखा। वे बच निकले। जल्दी, हमें उनसे मिलना होगा। वह इसे समझा तो नहीं सकता था, लेकिन ये कॉप्स शेपर्ड अपने पीछे एक दम घोंटने वाला दबाव छोड़ गया था। उसका अचानक गायब होना और भी डरावना था। इस नज़ारे ने उसे भोपाल शहर में देखे गए उस सफ़ेद दैत्य की याद दिला दी। वही बेचैन कर देने वाला एहसास। लेकिन इन जीवों को तो डार्क मार्क और रात के साथ आना चाहिए था। फिर यह कॉप्स शेपर्ड यहाँ कैसे मौजूद था? क्या इतनी बड़ी चीज़ वाकई अदृश्य हो सकती थी? वह ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था। अब वह बस ट्रेन पर वापस लौटना और इस पोलर नाइट से बाहर निकलना चाहता था। उनके पास मौजूद ज्ञान के आधार पर वे जो देख रहे थे उसे समझना असंभव था, उससे लड़ना तो दूर की बात थी। वे केवल भाग सकते थे। क्लिक क्लैक, डिंग डिंग। आग और साय के नीचे वह 15 किलोमीटर लंबी यूनाइटेड ट्रेन एक अजेय लॉ ड्रैगन की तरह आगे बढ़ी, ढहते हुए येजिन शहर को चीरते हुए। 500 से अधिक डिब्बों के अंदर अनगिनत यात्री घायल थे। लगभग हर कोई पिछले शॉकवेव और भूकंप की चपेट में आया था। किसी के कान के पर्दे फट गए थे, किसी के फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो किसी को ट्रेन में इधर उधर फिंक जाने के कारण गंभीर शारीरिक चोटें आई थीं। हवा चीखों और कराहों से भारी थी, जबकि सुरक्षित बचे चालक दल के सदस्य घायलों का इलाज करने और ट्रेन में बिखरे मलबे को साफ करने में जुटे थे। इन्फिनिट ट्रेन पर सवार हर किसी ने कम से कम सुरक्षात्मक पावर आर्मर पहना था, जिसमें शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा था, इसलिए उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी, हालांकि वे भी बुरी तरह हिल गए थे। रहने के इलाके पूरी तरह अस्त व्यस्त थे। सन ट्रेन, जोकर काफिला, मोनिका क्वीन और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1, सबकी हालत ऐसी ही थी। उस भीषण विस्फोट ने लगभग पूरे शहर को मिटा दिया था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान का सीना ही फट गया हो। मध्य भाग से लेकर पीछे के डिब्बे मलबे और मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, जैसे उन्हें जमीन से खोदकर निकाला गया हो। सौभाग्य से कवच से ढकी उस फौलादी ट्रेन ने बिना पटरी से उतरे इस तबाही को झेल लिया। ये किस्मत का एक अविश्वसनीय करिश्मा था। यूनाइटेड ट्रेन शहर के बाहरी इलाकों की घाटियों से गुजरते हुए रफ्तार पकड़ने लगी। आसमान से कृति, राघव और प्रोजेश को लेकर तेज गति से उड़ी और आखिरकार उस समय ट्रेन तक पहुंच गई जब वह उत्तरी मुख्य लाइन मेन लाइन में शामिल हो रही थी। स्काई मशरूम टॉवर के विस्फोट के कारण कॉप्स शेपर्ड और अन्य भयानक संस्थाएं येजिन शहर की ओर दौड़ पड़ी थीं। यूनाइटेड ट्रेन राक्षसों के उस आने वाले सैलाब से बाल बाल बच गई और अंधेरे की सुरक्षा में ओझल हो गई। जेमिनाई सेड। राघव ने पीछे मुड़कर आखिरी बार एक नज़र डाली। येजिन शहर उनके पीछे अब भी जल रहा था और आग की लपटें आसमान को चीर रही थीं। धमाकों और गूंजने वाली आवाज़ें अब भी आ रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वे दूर जा रहे थे, वे शब्द धीरे धीरे फीके पड़ते गए। उसने एक ठंडी आह भरी, जो उसने न जाने कब से रोक रखी थी। ये बहुत करीबी मामला था। उसने प्रोजेश की ओर देखा, वही प्रोजेश जिसके दिमाग में उस टॉवर को उड़ाने का पागलपन भरा विचार आया था, और उसे एहसास हुआ कि किसी तरह चमत्कारिक रूप से उस फैसले ने यूनाइटेड ट्रेन को जीवित रहने का एकमात्र मौका दिया था। राघव ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सका कि अगर वह विस्फोट नहीं हुआ होता तो क्या होता। कॉप्स शेपर्ड और राक्षसों का झुंड उनसे सीधा टकरा जाता और वह एक कत्लेआम होता।
उसी समय राघव ने सोचा, अगर सुहंद्रिता ने खुद को कुर्बान न किया होता और फंगल टॉवर की प्रतिक्रिया को सक्रिय न किया होता, तो क्या कॉप्स शेपर्ड ने अंततः शहर के नीचे छिपी यूनाइटेड ट्रेन को ढूंढ लिया होता। टीचर पूनम, डायरेक्टर रिया, हम हवा में हैं। हम ये जांचने जा रहे हैं कि हम में से किसी पर डार्क मार्क तो नहीं लगा है। पूनम के कम्युनिकेटर पर राघव की आवाज़ गूंजी। उसका तनावपूर्ण चेहरा तुरंत कोमल हो गया और उसने जल्दी से उत्तर दिया, समझ गई, कैरेज 2, अभी छत का हैच खोल रही हूँ। रिया हेल्स ब्लैक क्राइसेंथमम को साथ लेकर वहां पहुंची। कृति, जो अभी भी हवा में थी, राघव और प्रोजेश को लेकर सीधे डिब्बे के अंदर आ गई। हेल्स ब्लैक क्राइसेंथमम और राघव के ईरी क्यूब का उपयोग करते हुए स्कैन ने पुष्टि की कि उन तीनों में से किसी पर भी अंधेरे का कोई निशान नहीं था। प्रोजेश में भी कवक संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे। सच तो यह है कि राघव ने टीम को कभी ईरी क्यूब के बारे में नहीं बताया था, लेकिन प्रोजेश की गलती और सुहंद्रिता के बलिदान की बदौलत घटनाओं की इस अप्रत्याशित श्रृंखला ने यूनाइटेड ट्रेन को बचने का एक और एकमात्र मौका दे दिया था। ये बहुत करीबी मामला था। ऊपर आखिर हुआ क्या था? तुम लोगों को आसमान से क्यों निकलना पड़ा? ताओ ताओ ने गहरी चिंता के साथ पूछा। इन्फिनिट पर सवार मुख्य टीम जल्दी से इकट्ठा हो गई। सबने देखा कि राघव का शरीर नीचे से नग्न था, गर्दन के चारों ओर बंधे कुछ कपड़ों को छोड़कर बाकी सब चिथड़े हो चुके थे। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा था और उसके शरीर पर धुंधले नीले सफ़ेद निशान थे जो माइसेलियल नसों जैसे लग रहे थे। जूलियस लिट का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। यह मेरी गलती है, कृति ने एक लंबी आह भरी। येजिन शहर का प्रतिनिधि, जो कागज जैसा सफ़ेद पड़ गया था, घबराहट में थूक निगलने लगा। कृति ने उसे चेतावनी भरी नज़र से देखा, फिर बेबसी से समझाया, प्रोजेश ये सुनिश्चित करना चाहता था कि आप सभी सुरक्षित रूप से निकल सकें, इसलिए उसने एक योजना बनाई, स्काई मशरूम टॉवर को उड़ाने और राक्षसों को दूसरी तरफ लुभाने की। सच में? रजिता ने विस्मय से पूछा। हाँ, जूलियस लिट ने गर्व भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया लेकिन गंभीर बना रहा। हमने इसमें तालमेल बिठाया। ये जोखिम भरा था, प्रोजेश लगभग मर ही गया था। ये सुनकर येजिन शहर के उस पीले पड़े प्रतिनिधि का चेहरा अचानक फिर से चमक उठा और उसकी आंखों में असीम कृतज्ञता भर गई क्योंकि वह उन्हें मुक्तिदाताओं की तरह देख रहा था। वाह! रजिता की आंखें चमक उठीं। उसने प्रशंसा भरी नज़रों से प्रोजेश की ओर देखा। फायर ब्रो, आप अद्भुत हैं। वह धमाका आपकी वजह से हुआ था। धन्यवाद, आपने हम सबकी जान बचा ली, पूनम ने कहा, उनका चेहरा कृतज्ञता से भरा था। यह पागलपन था। राज ने दंग होकर अपना अंगूठा ऊपर उठाया। भाई, तुमने पूरे शहर को उड़ा दिया। सम्मान, तुम बहुत शानदार हो। सुमी भी बोल पड़ी। आपने ये सब सिर्फ हमारे लिए किया। आपने पूरे मशरूम टॉवर पर बमबारी कर दी। ओ मेरे भगवान, नीतू ने कहा, वह प्रशंसा में लगभग रोने को थी। इतनी तारीफ सुनकर प्रोजेश की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने जल्दी से चेहरे पर विनम्रता के भाव ले आए। ये कुछ भी नहीं है, बस मेरी ओर से एक छोटा सा कदम था, खतरे को सुरक्षा में बदल दिया। राघव और कृति ने एक दूसरे की ओर देखा। भले ही यह विचार पूरी तरह से उसका नहीं था, लेकिन वास्तव में इसने उन सबकी जान बचाई थी। इसलिए उन्होंने उसे इस पल का आनंद लेने दिया। ठीक है, शॉकवेव बहुत भयानक थी। क्या कोई घायल है? जल्दी से सभी ट्रेनों की जांच करें, हमें इस पोलर नाइट जोन से बाहर निकलना जारी रखना होगा। राघव ने तेजी से आदेश दिए और अन्य काफिलों के साथ अपडेट साझा करना शुरू किया। क्या तुमने मशरूम टॉवर को उड़ा दिया? मुझे लगा कि कोई परमाणु बम फटा है, डैनियल ने कम्युनिकेटर पर चिल्लाकर कहा। लेकिन ये सुनने के बाद कि वे तबाही के कितने करीब थे, उसका स्वर गंभीर हो गया। हे भगवान, हम लगभग राक्षसों का भोजन बनने ही वाले थे, है ना? कॉप्स शेपर्ड, अनुष्का का स्वर भारी हो गया। लगता है जानकारी सही थी। वे आमतौर पर एबिस और अंधेरी लहरों के किनारों पर दिखाई देते हैं। कैप्टन राघव, हम सब ठीक हैं। हमने पावर आर्मर पहना था, लेकिन हमारे डिब्बे की हालत खराब है। कुछ आर्मर पिचक गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, ब्रिजेश ने तत्काल सूचना दी। राघव ने जल्दी से दीपिका से संपर्क किया, जो गर्भवती थी और बच्चों से घिरी हुई थी। जैसे ही कम्युनिकेटर खुला, वहां से शोर शराबा सुनाई देने लगा, बच्चों के रोने की आवाज़ें, अफरा तफरी का शोर। सन ट्रेन के पिछले डिब्बों में रनिंग फार काफिले के पूर्व सदस्य घायलों को ले जाने और नुकसान को ठीक करने के लिए भाग रहे थे। रसद विभाग की महिलाएं बिखरी हुई आपूर्ति इकट्ठा कर रही थीं, जबकि दीपिका कैरेज 1 में बच्चों की देखभाल कर रही थी। कई बच्चे घायल थे, सिर से खून बह रहा था, लेकिन बड़े बच्चे दर्द में होने के बावजूद रो नहीं रहे थे। केवल छोटे बच्चे ही चुपचाप सुबक रहे थे। प्रलय के बाद के वर्षों ने उन्हें चुप रहना और सहना सिखा दिया था। कोई जोर से रोना नहीं।
बस बस, दर्द नहीं होगा, बस अपनी आवाज़ें धीमी रखो। बाहर के राक्षस तुम्हें सुन सकते हैं। दीपिका ने अपने पेट को थामे हुए धीरे से एक छोटी बच्ची के माथे को अल्कोहल से पोंछा। दर्द के कारण बच्ची की गर्दन सिकुड़ गई, गालों पर आंसू ढलक गए, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए और चीखने से मना कर दिया। कैप्टन राघव, बस एक डर का माहौल था, कोई बड़ी चोट नहीं आई है, चिंता न करें, उसने रिपोर्ट दी। मैं ठीक हूँ, कुछ साथियों को खरोंचें आई हैं, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है, जोकर काफिले के राजू ने शांति से जवाब दिया, जैसे उसे किसी बात का फर्क न पड़ा हो। जानता था कि फिर से तुम्हारा अनुसरण करना ही सही चुनाव था। मुझ पर तुम्हारा एक ड्रिंक उधार रहा। मुझे पता था कैप्टन राघव का अनुसरण करना कभी गलत नहीं हो सकता। मोनिका क्वीन के कार एक से मोनिका सब सुन रही थी। वह राघव के बारे में जितना अधिक जान रही थी, उतनी ही उत्सुक और आकर्षित होती जा रही थी। इस तरह की दुनिया में विशेष रूप से एक महिला के लिए कई लोग एक रक्षक के आने की उम्मीद करते थे, और उसके लिए राघव अब वैसा ही महसूस होने लगा था। जिलान शहर के बर्फीले रात वाले प्रवेश द्वार से लेकर संकट के समय कदम उठाने तक उसकी उपस्थिति सबसे अंधियारे क्षणों में बार बार सामने आई थी। नेता, रक्षक, नायक, औरों की विस्मय भरी बातचीत के माध्यम से ये शब्द चुपचाप राघव की पहचान में जुड़ते जा रहे थे। मोनिका को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपने वाइन के गिलास को घुमाया और इन्फिनिट की ओर देखते हुए एक आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। एक बार जब सभी काफिलों ने रिपोर्ट दे दी तो राघव ने आखिरकार खुद को थोड़ा शांत होने दिया। अधिकांश चोटें आंतरिक सदमा, कंकशन, कान के पर्दों का फटना, उल्टी और बेहोशी जैसी थीं, लेकिन अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं थी। तबाही की भयावहता को देखते हुए यह एक चमत्कार था, जेमिनाई सैड। घायलों की बड़ी संख्या को देखते हुए राघव ने तुरंत सभी काफिलों को डार्क इन्वेजन, अंधेरे के आक्रमण के संकेतों के प्रति सतर्क रहने की याद दिलाए। तथ्य यह था कि यूनाइटेड ट्रेन यिजिन शहर से बच निकली थी और यह एक बड़ी जीत थी। सूर्योदय तक पहुंचने के विश्वास को बनाए रखने के लिए ये खुशखबरी सभी के साथ साझा करना जरूरी था। डोंग डोंग, काली यूनाइटेड ट्रेन ध्रुवीय रात पोलर नाइट के नीचे पहाड़ी गोबी के मैदानों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। चांदनी जंगल पर चांदी की एक पतली चादर की तरह बिखरी थी। ट्रेन के पहिए मुड़ी हुई पटरियों से टकरा रहे थे और ढलान वाली पहाड़ियां सोए हुए राक्षसों की पीठ जैसी लग रही थीं। वहां कोई पेड़ नहीं थे, बस बिखरे हुए रेगिस्तानी कांटे और सूखी झाड़ियां थीं। हवा में हिलती घास रात में फुसफुसाहटों की तरह सरसरा रही थी। गोबी से चलने वाली हवा अपने साथ बारीक रेत लेकर आ रही थी जो डिब्बों से टकरा रही थी, जिससे धातु की सतहों से हल्की कराहने जैसी आवाज निकल रही थी। कयामत के बाद से अब वहां न कीड़े मकोड़े थे, न ही झरने, सिर्फ कंकड़ और फौलाद की आपसी भिड़ंत और चट्टानों के ऊपर से फुसफुसाती हवा थी। ये वीरानी में बुना गया एक शोकपूर्ण संगीत जैसा लग रहा था। यूनाइटेड ट्रेन 2 घंटे तक तेजी से आगे बढ़ती रही, जिस दौरान हर डिब्बा हलचल, तनाव और बेचैनी से भरा रहा। जैसे जैसे वे गोबी के अंदर गहराई में पहुंचे, नज़ारा और व्यापक होता गया। न कोई भयानक जीव, न कोई ज़ोंबी, सिर्फ हवा और रेत। और आखिरकार लोगों को विश्वास होने लगा, वे बच निकले थे। 4000 से अधिक यात्रियों के बीच का तनाव अंततः कम होने लगा। धीरे धीरे यिजिन शहर के विस्फोट से फैली दहशत भी धुंधली पड़ने लगी। हमने जांच कर ली है, किसी पर कोई निशान नहीं है। हम अब पूरी तरह से स्टील्थ मोड, छिपने की स्थिति में हैं, कृति ने कार 2 में पुष्टि की। उसने अभी अभी हेल्स ब्लैक क्राइसेंथमम और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के बुबाई के साथ पूरा हवाई स्कैन पूरा किया था। 2 बार पुष्टि करने के बाद राघव ने आखिरकार चैन की सांस ली। अच्छा है, अब तुम आराम करो। उस धमाके की शॉकवेव ने निश्चित रूप से तुम्हारी ऊर्जा सोख ली होगी, राघव ने उससे कहा। कृति ने जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई ली। इतना बुरा भी नहीं था। हम काफी दूर थे और मेरे कवच शील्ड ने अपना काम बखूबी किया। हकीकत में ये सिर्फ उसकी बात नहीं थी। भूकंप के बावजूद इतने सारे लोग इसलिए बच पाए थे क्योंकि अपोकैलिप्स ट्रेनें बेहद मजबूत थीं, विस्फोट काफी दूरी पर था, और तीसरा कारण, ट्रेन पर सवार लगभग हर व्यक्ति डार्क पावर्स के कारण किसी न किसी तरह के एवोल्यूशन, विकास से गुजरा था। यहाँ तक कि नन्ही रजिता भी अब एक हाथ से रोअर गैटलिंग गन चला सकती थी। ये सब कुछ बताने के लिए काफी था।